कि पहले बोलते थे महंगाई, आज तो महंगाई का माँ भी नहीं बोलते हैं कोई जगह पे। इस बार हम सत्ता पक्ष को नहीं, परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। गुजरात मैंने बनाया, कहा आप मेहनत करने आए थे इधर, पब्लिक बनाए, लोगों को उल्लू बना के वोट लेके चले जाते हो। इतने साल कहाँ गए के बाद खुश नहीं किया जा सकता, सिर्फ मोदी ही आदमी है, हमारे वर्कर कोई आदमी नहीं है क्या? महंगाई इतनी बढ़ गई, अभी 1200 रुपया बढ़ गया बाटला का। अभी वो कानिया रामदेव बोल रहा तो 35 रुपये में मोदी पेट्रोल देगा। अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हमें लिख करके ये कई कंपनियों ने उसके वर्कर्स को ऐसा बोला है, अगर आप रैली में नहीं गए तो ये दिन का पगार आपको नहीं मिलता। बीजेपी, नो वोट फॉर बीजेपी जैसा है आप लोगों का। हाँ वैसा ही है। गुस्से में हूँ मैं, बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि मीडिया वाला ओनली फॉर मोदी को ही दिखाते हैं, ओनली फॉर मोदी को, क्योंकि पैसा ही भाजपा सरकार के। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ डायमंड सिटी सूरत में। डायमंड सिटी इसलिए क्योंकि सूरत गुजरात का वो शहर है जहाँ से दुनिया भर में हीरे तराश कर भेजे जाते हैं, बल्कि दुनिया भर में शानदार हीरे जो भेजे जाते हैं और तराशे जाते हैं उसका 90% सूरत से जाता है। बेल्जियम और रूस से और अफ्रीका से यहाँ कच्चा हीरा आता है और यहाँ से तराश कर अमेरिका, इंग्लैंड और दुनिया भर के देशों में भेजा जाता है। और सूरत के हीरे की खास पहचान है। और हीरो का कारोबार करने वाले कारोबारी सूरत में अरबपति हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अट्टालिकाओं में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, अरबों कमाते हैं और अरबों का उनका टर्नओवर है। लेकिन इसी सूरत में, इसी डायमंड सिटी में, जहाँ हीरो का कारोबार होता है, जहाँ हीरे तराशे जाते हैं, वो हाथ जो हाथ हीरे तराशते हैं उनका क्या हाल है? वो कारोबारी जो हीरे बेचते हैं उनके बारे में तो आप सुनते होंगे, मेहुल चोकसी के बारे में भी सुना होगा, नीरव मोदी के भी बारे में सुना होगा, और भी कुछ नाम आपने सुने होंगे। लेकिन वो कारीगर जिनकी कारीगरी से सूरत के हीरे दुनिया भर में जाते हैं, वो कारीगर किस हाल में है? तो मैं आज आया हूँ उन कारीगरों का हाल जानने के लिए सूरत में। और मेरे आसपास जितने लोग हैं ये सब हीरा की प्रोसेसिंग से जुड़े कारीगर हैं। और ये इलाका है सूरत उत्तर का। हाँ, क्या नाम है यहाँ का? यहाँ का जो इलाका है ये गोतालावाड़ी। और ये चारों तरफ जो बिल्डिंग है, इस छोटी बड़ी हर बिल्डिंग में हीरे तराशने का काम हो रहा है। कहीं 200 कारीगर है, कहीं 500 हैं, कहीं 600 हैं, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ 1000, 2000, 4000 कारीगर हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे मेल किया था कि आप यहाँ आइए और हीरा के कारोबार से जुड़े कारीगरों का हाल जानिए। एक सज्जन ये हैं, नाम आपका बताइए। रमेश भाई जिलरिया। रमेश भाई जिलाड़िया। इन्होंने मुझे मेल किया था कि आप आइए और हम आपको बताना चाहते हैं कि कारीगरों का हाल क्या है। ऊपर से जिस हीरे में चमक होती है और जिस हीरे की चमक के दम पर लोग अरबों कमाते हैं, कुछ चंपत भी हो जाते हैं, तो उनका हाल भी तो जाने। तो इसलिए सूरत में हूँ और चुनाव का मौसम है, आपको पता है सूरत में 2 दिन बाद चुनाव होना है। और यहाँ सूरत उत्तर से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, जो सिटिंग विधायक हैं, जिनका नाम है कांति भाई बलर, उनके रिश्तेदार, उनके बहनोई भी यहाँ हीरे के कारोबारी हैं। उनके बारे में भी बात करेंगे, उनकी अहमियत और खासियत भी जानेंगे। सबसे पहले इनसे बात ये बताओ, आप सब लोग ड्यूटी ख़त्म करके निकले हो? आप तो यूनियन के नेता हो, आप लोग आज ड्यूटी की आपने? ड्यूटी खत्म नहीं, वेला आया हूँ। हैं? थोड़ा वेला आया हूँ। वेला आया मतलब? पहले आया हूँ। ड्यूटी की आपने, तो आज हीरे तराशे आपने? हाँ। क्या दिखाओ है तो? आज मैंने अपना लेके भी आ जाते हो बाहर हीरा? अच्छा, हीरा नहीं है, ये क्या है? हीरा नहीं है, वीडियो है, दिखाओ। किसी के पास तराशा हुआ हीरा नहीं है? हीरा नहीं निकालने नहीं, हीरा कोई नहीं, वो तो सेठ ले लेता, नहीं तो जो जेब में रहता है तो सेठ उधर ही मार देता है सबको। अच्छा, मैंने समझा इतने कारोबारी हैं तो कुछ 2-4 हीरा तो जेब में लाए होंगे। तो आज हीरा तराशा आपने? क्या तराशा, दिखाओ जरा। वो घिसा है, तराशा नहीं, मैंने हीरा घिसा है। तो क्या है, क्या घिसा है? अभी साथ नहीं लाने देते हैं सेठ। कोई वीडियो नहीं बनाते हो अपना? वीडियो बनाया मैंने आज। तो दिखाओ आज जरा, वीडियो है? वीडियो बनाते हो अपना हीरा घिसते हुए? नहीं, आज बनाया था। अच्छा, आज बनाया था। क्या नाम है आपका? हरी महाराज। ये दिखाओ इधर हमारे कैमरे पे, इसमें आप हो? हाँ, मैं हूँ। कहाँ हो इसमें? आएगा। अच्छा, ये देखिए कारीगर हैं। हीरा घिसना और हीरा तराशने में दोनों में फ़र्क है? अच्छा, वो भी समझे। मैं हूँ। अच्छा, ये आप हो।
आप हीरा घिस रहे हो। तो पहले तो ये बताओ, हीरा घिसने और हीरा तराशने में क्या फ़र्क है, पहले ये बताओ। कौन बताएगा? हीरा घिसना और हीरा तराशना क्या है? हीरा तराशना जो जिसको बोलते हैं, पहले कच्चा हीरा है, उसको प्रोसेसिंग में डालते हैं, उसकी 4P होती है, उसको लेसर पे कटता है, फिर उसकी जो पॉलिशिंग होती है, पॉलिशिंग के बाद जो कलर प्योरिटी पड़ती है उसको तराशना बोलते हैं। ओके। और पॉलिशिंग के जो पॉलिशिंग बोलते हैं, जो उसको काटना बोलते हैं। तो यहाँ जितने लोग हैं ये सब तराशना और उसका दोनों घिसना दोनों का पॉलिशिंग के वर्कर्स हैं। पॉलिशिंग हाँ, जो 14 तरीके की प्रोसेस से निकलते हैं। हाँ, जो उसको काट बोलते हैं, 4P बोलते हैं, पेल काटना बोलते हैं, मथाड़ा बोलते हैं, तड़िया बोलते हैं, धार बोलते हैं। ये सब प्रोसेसिंग के बाद हीरा कंप्लीट होता है, तब भी उसको बॉयल में डालते हैं, उसकी GI सर्टिफिकेट लेते हैं, उस यहाँ से हीरा बॉम्बे जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर वापस उसको बेचने के लिए बॉम्बे जाता है, फिर इंटरनेशनल मार्केट में वो बेचा जाता है। अब ये बताओ कि जो आपने मेल किया और बताया, कुछ खबरों में भी मैंने देखा कि हीरा तराशने के जो कारीगर हैं, जो आप सब लोग हैं, वो इतने नाराज़ हैं सरकार से कि इस बार लोगों ने कह दिया कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि सरकार ने हमारी नहीं सुनी। मुश्किल और परेशानी क्या है जिसकी वजह से इस तरह के तेवर वाली बात या ऐसे बयान आए? पहले वो समझाइए, ज़रा समझना चाहते हैं, फिर ज़रा हीरे के कारोबार और उनकी परेशानियों पर और भी बात करेंगे। मान लीजिए कि जहाँ 20 कामगार काम करते हैं तो वहाँ फैक्ट्री एक्ट का जो हमारा कानून है वो लागू होता है, और उनके उस कानून के तहत जो फैक्ट्री में 20 वर्कर के ज़्यादा काम करते हैं तो उनको प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, ESI मिलना चाहिए, जिनको बीमा बोलते हैं, अपने परिवार का बीमा, ग्रेजुटी मिलनी चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, पे स्लिप मिलना चाहिए। महंगाई के हिसाब से कामदार का वेतन बढ़ना चाहिए। वो सारे लाभ नहीं मिलने के कारण कामदार जो हमारा है वो काफ़ी पाईमाल हो रहा है और उद्योगपति मालामाल हो रहे हैं। मान लीजिए कि हीरा उद्योग में एक तरफा विकास हो रहा है, जो उद्योगपति है वो मालामाल होता जा रहा है, और जो हमारे वर्कर्स है वो सुसाइड करने की नौबत पे आया है। शायद आपको पता होगा कि 2008 में जब वैश्विक मंदी आई तो इनकी असर हमारे हीरा उद्योग पर बहुत पड़ी, और हमारे ही नेतृत्व में 2008 में हमारे गुजरात के सारे जो वर्कर्स है उसने स्ट्राइक कर दिया और 1 महीने दिन का हड़ताल रखा। सरकार से मांग की, सरकार के पास न तो कंपनियों का डेटा है न ही हमारे वर्करों का डेटा है। फिर भी हमारे तब के CM थे नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने रत्नदीप योजना लागू किया, पर डेटा न होने के कारण वो योजना कागज से आगे नहीं चल पाई। इनका हमें दुख है, पर 2008 में हमें ये ऐसा लग रहा था कि CM जो हमारे हैं वो हमारी परेशानियाँ समझेंगे, लेकिन CM से वो PM हो गए। वो PM हो गए तो यहाँ आनंदीबेन जो है वो हमारे मुख्यमंत्री आए, हमने उन्हें मिलने का प्रयत्न किया, उन्हें काफ़ी शिकायतें दी, लेकिन उन्होंने हीरा में जो काम करते हैं हमारे वर्कर्स हैं उनकी एक नहीं सुनी। विजय भाई रूपाणी आए, उन्होंने नहीं सुनी। भूपेंद्र भाई पटेल आए, हम खुद उनको रूबरू मिले, उनको शिकायतें बताई। चुनाव का वक्त था तो उन्होंने ये बताया कि हम आपकी शिकायतों पर गौर करेंगे और डायमंड वर्कर की जो समस्या है उनका समाधान करेंगे। लेकिन मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो उन्होंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 4 मुख्यमंत्री बदल गए, फिर भी हमारे वर्कर की जो समस्या थी वो वहीं की वही है। इसलिए हम चाहते हैं कि सत्ता पक्ष को हम सबक सिखाएं और जो विरोध पक्ष में है उनको वोटिंग करके उसको सत्ता में लाए, ऐसा हम इस बार तय कर चुके हैं। अच्छा, ये बताओ आपके संगठन का क्या नाम है? डायमंड वर्कर यूनियन। तो डायमंड वर्कर यूनियन जैसे आप ये बोल रहे हो, तो डायमंड वर्कर यूनियन एक ही होगा, कई होगा, यहाँ दर्जनों होगा सूरत में या नहीं? अभी हमारा लेबर एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक ही यूनियन है, बाकी 2-3 अनरजिस्टर्ड तरीके से लड़ते हैं, पर सबसे बड़ा संगठन हमारा ही डायमंड वर्कर यूनियन। कितने मेंबर हैं आपके? हमारे 20,000 मेंबर है, और ऑफिशियली 20,000 है, अनऑफिशियली हमारे मेंबर शायद 1 लाख के करीब हो गए। अच्छा, वैसे सूरत में कहते हैं लगभग 7 लाख डायमंड वर्कर हैं, हाँ? 20,000 मान लो इधर हैं, बाकी और यूनियन में। अब आपने कह दिया कि सरकार बदलना चाहते हैं सिर्फ इस वजह से कि आपकी बात लेबर एक्ट या बाकी चीज़ नहीं हो रही, इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं, काफ़ी परेशानी है। हीरा उद्योग में आप कहीं भी पूछ लीजिए, मानो कि आज हीरे उद्योग डायमंड इंडस्ट्रीज में आता है आदमी,
तो 20 साल काम करता है, 20 साल काम करके उसे निचो के उसका लोही चूस के उन्हें फेंक दिया जाता है। उन्हें न तो पेंशन मिलता है, न ग्रेजुटी मिलती है, न बोनस मिलता है। तो 20 साल काम करने के बाद डायमंड इंडस्ट्रीज में जो वर्कर है वो किस काम का रहेगा? तो ये सब बात सरकार से कही गई तो सरकार क्यों नहीं सुन रही? मोदी जी पीएम थे जैसा बताया। अभी यहाँ कोई बता रहा था कि जो यहाँ के जो कैंडिडेट हैं कांति भाई बलर, उनका रिश्तेदार हैं, बहनोई हैं, जो भी साला हैं, उनका भी यहाँ कुछ है। हाँ है ना, फैक्ट्री वो है। यहाँ एक कंपनी चलाते हैं। हाँ। और कंपनी चलाते हैं और वो क्या नाम है PM उनका? वो लालजी भाई उगामेड़ी के नाम से जाना लालजी जाता है। भाई? उगामेड़ी। अच्छा। और वो धर्मानंदन डायमंड उसकी कंपनी का नाम है। हाँ। तो वो जब पीएम ने जो सूट बेचने को रखा, हाँ। तो इसने 4 करोड़ में से वो सूट खरीदा। मेरा मानना यही है। वो 10 लाख वाला जो सूट था। हाँ अच्छा। हाँ, वो 4 करोड़ में खरीदा। वो इन्होंने मेरा- खरीदा? हाँ, वो इन्होंने ही उनकी खरीदा। फैक्ट्री कहाँ पे है? ये यहाँ आगे ही जाके है। क्या नाम है फैक्ट्री का? धर्मानंदन डायमंड। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो जो एक 10 थोड़ा पीछे रहिएगा, 10 लाख वाला सूट मोदी जी ने जो पहना था ओबामा जब आए थे, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी, जगह जगह मोदी जी नरेंद्र मोदी लिखा था। बाद में ऑक्शन किया गया, जब बहुत लानत मलामत हुई कि प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, तो उसको ऑक्शन किया गया। तो एक हीरा व्यापारी ने ऑक्शन में खरीदा 4 लाख से कुछ ज़्यादा में। तो बता रहे हैं उनकी भी यहाँ फैक्ट्री है, माफ़ करें 4 करोड़ से कुछ ज़्यादा में। हाँ, 10 लाख का तो पहना ही था, तो पीएम ने पहन लिया, तो ऐसे भी 4 करोड़ क्या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, तो मेरा तो उनकी मानना, फैक्ट्री में तो सबको कारोबारी इसको दिक्कत नहीं है ना, कारीगरों को। उसकी की फैक्ट्री की कंप्लेंट भी मेरे पास आती है। क्या? तो ये क्या नाम है हमको आपका? निकाल दिया। मेरा नाम है भावेश टांग। हाँ, क्या? तो वो हमको निकाल दिया, हमको ग्रेजुटी नहीं दे रही है। 2-4 कंप्लेंट मेरे पास आई थी और उसका समाधान भी मैंने उसके साथ किया था और उसको देना भी पड़ा था। तो अगर वो लेबर एक्ट का पालन करते तो उसकी कंप्लेंट मेरे पास क्यों आती? 4000 से ज़्यादा वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं। 4000 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से उसकी पगार नहीं बढ़ी। पिछले 5 वर्षों से वो वर्कर्स यूं ही वो गधे की तरह काम कर रहे हैं, तो उसकी पगार क्यों नहीं बढ़ी? अगर वो 4 लाख का सूट लेने में कैपेबल है, 4 लाख नहीं, 4 करोड़ का सूट लेने में कैपेबल है, तो वर्कर्स को देने में क्यों उसको झिझक हो रही है? ये मेरा सवाल है। अरे तो 4 करोड़ का सूट तो मोदी जी को खुश करने के लिए लिया होगा ना। तो वर्कर को खुश नहीं किया जा सकता क्या? वर्कर को भाव बढ़ाने के बाद खुश नहीं किया जा सकता? सिर्फ मोदी ही आदमी है, हमारे वर्कर कोई आदमी नहीं है क्या? तो ये बताओ, उन्होंने सूट लिया, उसके बाद इनको कांति भाई को यहाँ से टिकट मिला या सूट लिया उसके बाद ही मिला। अच्छा। हाँ, तो चहीते बन गए, मोदी साहब के चहीते बन गए, उसको भी टिकट मिलना चाहिए। हाँ, ये भी कोई यहाँ हीरा का कारोबार, ये कारोबारी बार बार बोलता हूँ, हम सबकी ज़ुबान पर हीरा आता ही हीरा का कारोबारी आता है। हीरा का कारीगर किसी के ज़ुबान पे नहीं आता है, जो दिन भर मेहनत करता है और जिनकी रत्न कलाकार जिनको बोलते हैं। रत्न सबको समझ में आता है, लेकिन रत्न कलाकार ये लोग हैं जो उस हीरे को तराशते हैं। और एक डेटा में कहीं आंकड़ा देख रहा था कि लगभग 1 लाख करोड़ का हीरा आता है और लगभग 1,40,000 करोड़ का हीरा यहाँ से प्रोसेस होकर दुनिया भर में जाता है। आता रूस, बेल्जियम, अफ्रीका से जाता पूरी दुनिया में। हाँ, मुझे की बताइए। बात बता रहा हूँ। आप किसी भी गुजरात से। हाँ, किसी भी इंडस्ट्री में जाए, किसी भी व्यापार संगठन में जाए, किसी भी उद्योग में जाए, किसी भी व्यवसाय में जाए, वहाँ का सबका रजिस्ट्रेशन गुजरात गवर्नमेंट के पास है, इंडियन गवर्नमेंट के पास है। यहाँ तक कि जो रोड पे भीख मांगने वाले भिखारी है, उसके पास वही डेटा वो सरकार के पास है। लेकिन जिसने ये डायमंड सिटी बनाई, ड्रीम सिटी बनाई, पूल सिटी बनाई, उस डायमंड के कारीगर का, रत्न कलाकार का डेटा अभी तक सरकार के पास क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल। ये सबसे बड़ा सवाल है कि सूरत और गुजरात में, अहमदाबाद, भावनगर, बोटाद, अमरेली, राजकोट, जूनागढ़, इस सब जिलों में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं? रत्न कलाकार को सिर्फ और सिर्फ वोट के ही वजह से वो अभी उसको याद करते हैं और अभी मंत्रियों और नेताओं और रत्न कलाकार को मिलने जाते हैं। हमारा वर्कर सब आत्महत्या करता है तो उसके परिवार को नहीं मिलने जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? कि उसको शर्म आती है। उद्योगपति के साथ मिलकर रत्न कलाकार का लहू सूच रहे हैं। इस सरकार को हम अभी तक मौका नहीं देंगे। इस बार इस सरकार को सूरत में से हटा के रहेंगे। ये बताओ, आपके कहने से सरकार कहाँ हटेगी? सरकार हटने के लिए 92 सीट
बीजेपी जीतेगी, सरकार में आ जाएगी। हम तो यूं ही थोड़ा यूनियन लेके बैठे हैं, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो कारीगर तो है ना। 27 सीट आकर रख दी आम आदमी पार्टी की वराछा में, आप देख ले। जब हमारी बात सुननी थी, हमने भी डायमंड वर्कर यूनियन ने अपील की थी भाजपा को वोट मत देना, तब मेरे ऊपर पुलिस का एलिगेशन भी हुआ था। मेरे को एसीपी ने बुलाया था, वहाँ बिठाया था, ये आप क्यों आपको क्यों कर रहे हैं। तो यूं ही ये सब कारीगर तो इस बार भी ऐसी कोई अपील की आप लोगों ने? हाँ, अपील की है ना, क्यों नहीं की। कि इस बार हम सत्ता पक्ष को नहीं, परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। हम इस बार जो यहाँ राज करते हैं उसको नहीं, हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। परिवर्तन मतलब आगे आ जाओ। परिवर्तन मतलब परिवर्तन दूसरी सरकार चाहते हैं हम। कांग्रेस को दे या आम आदमी पार्टी को दे, हम कारीगर को छुट्टी देते हैं कि आप दोनों पार्टी में से किसी को भी वोट दें, लेकिन भाजपा को मत दें। क्यों ऐसा कह रहे हो भाई? क्योंकि उन्होंने हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया, इसलिए। अच्छा, ये भी ऐसा हुआ कि आज या कल कोई कारीगर अभी बता रहा था कि कोई कैंडिडेट जो यहाँ बीजेपी के प्रचार कर रहे थे, उनमें जाना पड़ा कामगारों को, क्योंकि जो फैक्ट्री मालिक है उन्होंने भी कहा उसमें जाओ बीजेपी के। आपके सामने मैं कंपनी की बात नहीं बताऊंगा, कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई कंपनियों ने उसके वर्कर्स को ऐसा बोला है, अगर आप रैली में नहीं गए तो ये दिन का पगार आपको नहीं मिलता है। ये तानाशाही है। ये हमारा देश 75 वर्षों से आज़ाद है, तो आज़ादी में ये तानाशाही क्यों चला रहे हैं हमारे वर्कर्स पर? उसकी मजबूरी है आपके यहाँ काम करने की, तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। अगर रैली में बोला जाने को, वो बीजेपी की, वो कांतिभाई बल्लर की और ये सभी कैंडिडेटों की एक साथ मिलजुल के एक रैली थी, उसमें रैली में जाने के लिए हमारे वर्कर्स को बुला गया। अगर मालिक ने बोला, हाँ, फैक्ट्री मालिक ने बोला कि अगर आप नहीं गए तो आपका एक दिन का पगार नहीं दूंगा, अगर आप गए तो आपका पगार दूंगा। ये तानाशाही है। भारत का नागरिक स्वतंत्र है, कहाँ जाना, कहाँ बैठना और क्या खाना, उसकी वाणी स्वतंत्रता है। वहाँ कहाँ जाए वो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। अब ये बताओ समझने के लिए कि जो यहाँ कामगार काम करते हैं, जिनको रत्न कलाकार आप लोग बोल रहे हैं, थोड़ा सब लोग पीछे रहिएगा, तो ये क्या दिहाड़ी होती है, मंथली होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है? वो मंथली का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि पूरा महीने जो सुबह से शाम तक, सांझ तक 12 घंटे की नौकरी होती है। जो सरकारी नियम के अनुसार 8 घंटे की नौकरी होती है, यहाँ हमारे हीरे डायमंड में उल्टा है, 12 घंटा काम करना पड़ता है। तब एक पूरे महीने तक 12 घंटे और संडे को भी हाफ दिन काम करना पड़ता है। हाफ दिन के बाद मंडे को एक महीना पूरा होता है, उस महीने का पगार मिलता है, लेकिन पगार स्लिप नहीं मिलती है, रोकड़ में व्यवहार होता है। पगार स्लिप कम खातों में मिलती है। और सब कारीगर दिवाली का महीना आता है तो 14, 15 घंटा भी काम करता है। लेकिन जैसे हमारा कानून है कि 8 घंटे से ज़्यादा किसी को नौकरी पे रखा नहीं जा सकता है, और रखे जाते हैं तो टाइम का जो वैल्यू है उसका प्रमाण के पगार देना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पूरे विश्व के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा आयात करने वाले जो बिज़नेस है तो डायमंड बिजनेस है, पूरे विश्व से मूडी आयात करता है। इधर 20 लाख से ज़्यादा पूरे गुजरात के अंदर रत्न कलाकार काम करते हैं। लेकिन सबसे पूरे विश्व के पूरे देश के अंदर सभी संगठन है, सभी का संगठन के कानून और नियम होते हैं, जैसे कोई कामदार होते हैं उसका। लेकिन रत्न कलाकारों का कोई संगठन में कोई नियम नहीं है। जैसे पीएफ मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, दिवाली पगार मिलना चाहिए, ईएसआई मिलना चाहिए, मेडिकल बीमा मिलना चाहिए, वो कुछ मिलता नहीं है। लेकिन सुबह से शाम तक काम करने के बाद उसके जो स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानकारक जो पाउडर है उसके शरीर के अंदर जाता है, उसकी कोई व्यवस्था, उसके स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था की नहीं जाती है। क्या नाम है आपका? दिव्यांग मांगू किया। अच्छा, आप किसी फैक्ट्री में आप भी काम करते हो? मैं इधर ये बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग में पंथ इम्पैक्स में काम करता हूँ। अच्छा, एक मिनट आपके पास भी आ रहा हूँ। आप ये बताओ, आप भी आज ड्यूटी किया आपने? हाँ, ड्यूटी किया है, लेकिन शुरू में रजा दे देते। अभी जब से ये डायमंड कंपनियाँ जब विदेश में जाने लगे ना, तब से पूरा हमारा डायमंड का जो बिजनेस है ना, वो पूरा हमारे जो कारीगर वर्कर है ना, उसके लिए सब खत्म हो गया है। तो किसी को ये बताओ, जितने यहाँ डायमंड कारीगर हैं, अगर मान लो रत्न कलाकार जिनको आप बोल रहे हैं 7 लाख बोलते हैं सूरत में है, और जो भी पूरे गुजरात में 20 लाख 15 लाख जो भी बोलते हैं, तो इसमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी होगी ना जो सैलरी पर होंगे, जिनका पीएफ कटता होगा, या ज़्यादातर ऐसे ही हैं जैसे ये कह रहे हैं कि नहीं होता है कुछ कागज पत्र? पूरे सूरत में सिर्फ 2 से 3% ही ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो अपने वर्करों को लेबर एक्ट का जो लाभ मिलना चाहिए
को मिल रहा है 2 से 3% ही। बाकी 97% में कामदारों को कोई लाभ नहीं मिलता है, उनको लूटा जाता है, उनका शोषण होता है और 10 साल 15 साल 20 साल में उसे चूस के फेंक दिया जाता है। ये बड़ा आश्चर्य है कि सूरत हीरे का डायमंड सिटी है और हीरे का सबसे बड़ा कारोबार सूरत में होता है। पूरी दुनिया में कहा जाता है 90% यहीं से हीरा प्रोसेस होकर जाता है। दुनिया भर के प्रोसेस्ड हीरे का 90%। और फिर यहाँ ऐसी अगर स्थिति थोड़ा, हालांकि मुझे लग रहा है कि ऐसा ही चल रहा है, सरकारें इतनी बार आई गई, ऐसे कैसे हो सकता है? लेबर लॉ है, उसके लिए लेबर एक्ट है, और जहाँ 10 लोगों से ज़्यादा किसी जगह काम करते हैं उसके लिए 10 से ऊपर पे ही लागू हो जाता है शायद। यहाँ क्या है? 20 से ज़्यादा पर लेबर लॉ लागू होना चाहिए। तो फिर कैसे नहीं होता है? और नहीं होता है तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, मोदी रहे यहाँ के चीफ मिनिस्टर, और सही आपने सब सरकार के मिली भगत है। अभी कितने सालों से, जब से नोटबंदी आई उससे पहले से डायमंड वर्कर यूनियन ने मुद्दा उठाया है कि भाई 200 रुपया मजदूर का क्यों कटना चाहिए। तो किस चीज़ में कटता है ये? मजदूर का थोड़ा पैसा कटता है कोई जगह पे, प्रोफेशनल टैक्स बोला जाता है उसको। अच्छा। अभी सरकारी कंपनी हो, बड़ी कंपनी वाले पैसा काटते हैं तो उसका पगार भी इतना हो। हीरा में तो सब 20 से 25 हज़ार की रेंज में ही सब लोग काम करते हैं, तो उसका व्यवसाय वेरा किस बात का। अभी पूरे दुनिया में 10 में से 9 हीरा सूरत कंपनी में, सूरत में तैयार होता है। यही तो बोला 90% लगभग। 9 हीरा सूरत में तैयार होता है, तो उसका रत्न कलाकार ही क्यों घिसा जा रहा है? वो खुद ही मुसीबत में है जो हीरा घिसता है वो। उसका तो कोई ऑप्शन उठाता नहीं। उसका मेन कारण है सरकार की मिली भगत। सेठ लोग और सरकार मिली भगत होके सब रत्न कलाकारों को शोषण करते हैं और कोई किसी का मुद्दा उठाता नहीं है। जब मुद्दा उठाने जाता है तो कोई न कोई बहाना बता के वो लोग अपना फाइल साइड में कर देते हैं। जैसे इन्होंने कहा सेठ लोग और सरकार की मिली भगत, तो ये सही है कि सेठों से सरकार की मिली भगत होती है। और देश के सबसे बड़े 2 सेठ गुजरात के ही हैं। कौन है 2 सबसे बड़े सेठ? देश का सबसे बड़ा 2 सेठ साहूजी भाई धोलेकिया, गोविंद भगत। अरे आप तो हीरा वाला बता रहे हो। देश का सबसे बड़ा 2 सेठ नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अरे भाई वो तो सियासत में है। देश के सबसे बड़े 2 सेठ गुजरात के, अडानी और अंबानी, और देश के सबसे बड़े 2 सियासतदान गुजरात के। कौन 2? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो ये इनकी हीरा कारोबारियों की शिकायत। अब ये बताओ, जो यहाँ से बाहर से हम लोग सुनते हैं कि जो हीरा कारोबारी हैं, मतलब सेठ जिनको आप कह रहे हो, वो ज़्यादातर बीजेपी के साथ हैं। चाहे वो हीरे उद्योग से हो, चाहे टेक्सटाइल से हो, चाहे साड़ी उद्योग हो, जो भी यहाँ पे हो। सही है। तो ये तो गैप हो गया कि कामगार नाराज है सरकार से और जो मालिक है वो खुश है, गदगद है। हाँ, वो तो हमारे कामदारों को है। कामदार पूरा मजबूर है। पूरे भारत देश में से यूपी, एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, चाहे कोई भी राज्य ले लो, पूरे देश में से सूरत में काम करने इधर लोग आते हैं। लेकिन उसका भी कोई ना कोई पेट बोल रहा है कि उस मजदूर के हिसाब से वो आवाज़ नहीं उठा सकता है। आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ बिठा दी जाती है और उसको छुट्टी कर दिया जाता है। और एसोसिएशन के हिसाब से उसको दूसरी कंपनी में बिठाया भी नहीं जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांतिलाल बच्चूभाई डांगोदरा है और मैं भी हीरा के साथ ही संकलाया हूँ। लेकिन मजदूर का कोई सुनने वाला है नहीं। इस सूरत में मजदूर का कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं मजदूरों के मसीहा हैं। ओनली फॉर फाका, ओनली फॉर फाका। मतलब वो जहाँ भी जाता है, मैं कृष्ण कुमार का नाटक किया है, मैं इतने साल इधर काम किया है, मैं नेपाल गया था, मैं भी उधर कुछ किया था। लेकिन सभी जगह गप्पेबाजी करके कहीं ना कहीं भीड़ भेगी कर देता है। वो भीड़ इकट्ठी करके फाका फौजदारी करके चले जाते हैं। लेकिन पूरा मजदूर हीरा का शोषण कर रहा है सेठिया लोग। ये बताओ, अभी मोदी जी परसों ही सूरत में थे। हाँ। कहा गया इतनी भीड़ थी कि एकदम 10 मंजिला इमारत में हर टाइम ऐसा चुनते हैं मोदी जी, टाइम ऐसा चुनने हैं। योगी जी आई थी, योगी जी की रैली का टाइम 5 बजे का था, लेकिन भीड़ इकट्ठा नहीं हुई, इसलिए 7 बजे का रैली का टाइम कर दिया। क्योंकि रत्न कलाकार 6:30 के 7 के बजे छूटते हैं और सब बाइक वाले और चलने वाले रैली में इकट्ठा हो जाए और मीडिया वाले उसका दल्ला करते हैं सब लोग। अच्छा, बड़े गुस्से में लग रहे हो। हाँ, बहुत गुस्से में हूँ मैं। अच्छा। बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि मीडिया वाला ओनली फॉर मोदी को ही दिखाते हैं, ओनली फॉर मोदी को। क्योंकि पैसा ही भाजपा सरकार के पास है, दूसरी कोई पार्टी के पास पैसा नहीं है।
तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हो? हाँ, हम लोग हमारी तरफ से मेहनत करते हैं। हमको उम्मीदवार पसंद नहीं आएगा तो हम नोटा का बटन दबाएंगे, रत्न कलाकार वाला। तो किसकी सरकार चाहते हो इस बार? हमको उम्मीदवार पसंद आएगा तो उसकी पसंद अरे अब तो जो उम्मीदवार है, अब परसों तो वोट है। परसों तो वोट है, लेकिन अभी हमारा भी कोई मुद्दा होना चाहिए ना। हमको उम्मीदवार पसंद नहीं आएगा तो हम नोटा दबा देंगे। हमारे नाम का जो मुद्दा उठाएगा वही सरकार को हम मत देंगे। हाँ। बाकी को किसी तो को अब वोट तो नहीं देंगे। मुद्दा उठाने का वक्त निकल गया, अब तो 2 दिन बाद वोट है। नहीं नहीं, अभी तो बात हुआ ना, अभी केजरीवाल आए थे तो हमारा बात हुआ। हाँ। हमारे डायमंड के बारे में बात की है कि भाई जिनको जो प्रॉब्लम है, जो पीएफ नहीं कटता है, बोनस नहीं मिलता है, वो सब सॉल्यूशन, तुम्हारा 10 मुद्दे है वो उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। उन्होंने हमसे वादा किया है, वो एग्री हुए हैं तो हम उन्हीं को मत देंगे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि गुजरात में मेरे ख्याल से 70 साल से हीरे तराशने का काम है। 50 के दशक में 1950-55 के आसपास से अगर मैं कहीं पढ़ रहा था। हालांकि सूरत का इतिहास मुग़लों के ज़माने का, एक दिलचस्प चीज़ सूरत के बारे में पढ़ते हुए मुझे कहीं मिला कि जहांगीर के समय में, मुग़ल बादशाह के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में ही पहला वेयर हाउस, मतलब यहाँ कारखाना लगाने, माल जमा करने या माल के स्टोरेज करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली अनुमति यही मिली थी सूरत में। तो सूरत एक तरह से कारोबार का गढ़ है और इसका इतिहास जैसा मैंने बताया मुग़लों के ज़माने से, और हीरे का तो है ही, टेक्सटाइल, बाकी उद्योग। तो ये बीच में कुछ बोलना चाहते, आइए आप बीच में। डायमंड में से ने 27-28 દિવસ ભરાવે છે, 26 મહિના મળવા જોઈએ, 26 दिन हिंदी नहीं पावे। अच्छा, जो ही बोल रहे हैं वो बता दो आप। अरे हाँ भाई, इधर आइए। लोग, मोदी साहब बोलते हैं कि गुजरात मैंने बनाया। अरे साहब, गुजरात पहले से ही विकासशील है। सरदार साहब जिंदा थे तभी गुजरात विकास करता था, आज भी विकास करता है। और आके इधर बोलते हैं, फाका फौजदारी करते हैं कि गुजरात मैंने बनाया। अरे साहब, मेहनत रत्न कलाकार करते हैं। सूरत को आज डायमंड सिटी का नाम एनायत हो गया है, सूर्यपुत्री का नाम दिया जाता है, और इतना गलत बोल के चले जाते हो। गुजरात मैंने बनाया, कहाँ आप मेहनत करने आए थे? इधर पब्लिक बनाए, लोगों को उल्लू बना के वोट लेके चले जाते हो। इतने साल कहाँ गए थे कि ये 15 दिन में आपको 4 बार आना पड़ा? 4 बार नहीं, ज्यादा बार आए। ज्यादा बार, लेकिन मेरी गिनती में भूल होगी। 4 बार क्यों आना पड़ा? और लोगों को छूटने के टाइम पे आते हैं क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो जाए। गुजरात मैंने बनाया। अरे साहब, रत्न कलाकारों का खून चला जाता है। 14 घंटे काम करते हैं रत्न कलाकार। और अभी तो सरकार ने नियम बनाया है, सरकार ने नियम बनाया है कि गद्दे को 8 कलाक से ज्यादा काम नहीं करवाना चाहिए। तो ये तो रत्न कलाकार और इंसान है, इसके खून में लाल लहू दौड़ रहे हैं। 14 घंटा काम कर रहे हैं, इसका कोई ऑप्शन नहीं। रत्न कलाकार 2008 में कितने लोग आत्महत्या कर गए। और ये कुमार साहब, मैं भी इंजेक्शन ढूंढ रहा हूँ। ये बताओ, मोदी जी तो बोलते हैं गुजरात मॉडल है, पूरे देश में गुजरात मॉडल का डंका बजाते हुए 12, 13, 14, उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद देश पर 8.5 साल से राज कर रहे हैं। 8 साल वो सब मजदूर के हिसाब से राज कर रहे हैं। क्योंकि पहले बोलते थे महंगाई, आज तो महंगाई का माँ भी नहीं बोलते हैं कोई जगह पे। बाटला रोज 400 रुपये मिलता है तो अरे महंगाई इतनी बढ़ गई, अभी 1200 रुपया बढ़ गया बाटला का। अभी वो कानिया रामदेव बोल रहा तो 35 रुपये में मोदी पेट्रोल देगा, अभी 109 रुपया हो गया। कौन ऑप्शन उठाता है? सब मिली भगत है। 2000 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ रुपया रामदेव जी का लोन माफ कर दिया था। छोटे आदमी का किसी का लोन माफ नहीं हुआ, सीधा नोटिस जाता है, घर पे सील लगा देते हैं। कौन ऑप्शन उठाए? सब साले मिली भगत है, सब मिली भगत। अरे इतना मोदी जी को कह रहे हो, वो विश्वगुरु बोले आके मेरे को गिरफ्तार कर ले, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं है। लॉकडाउन में फॉर्च्यून तेल का भाव 1700 रुपया था, अभी 3 साल नहीं हुआ है। कितना? 3 साल नहीं हुआ, अभी 2800 रुपया है। सबको अदानी फिल्टर वाला माल खिला रहा है। बोला जियो नेट, वोडाफोन नेट इतना भी दूंगा। पहले सबको मुफ्त दिया, अब सबसे पास 800 रुपया ले रहा है। गुजरात मैंने बनाया, मैंने नहीं बनाया, रत्न कलाकारों ने बनाया है। रत्न कलाकारों का पूरा पैसा सौराष्ट्र में जा रहा है, यूपी में जा रहा है, एमपी में जा रहा है। कौन रत्न कलाकार होगा इधर? ये बताओ,
मोदी जी अगर कहते हैं गुजरात मैंने बनाया, इसलिए बोलते हैं कि वो कहते हैं गुजरात मॉडल है जहाँ बहुत विकास हुआ है। कुछ विकास नहीं हुआ है, सब लोग अपने दम पे करते हैं। विकास हुआ है खाली उद्योगपति का विकास हुआ है इधर पे, मालिकों का मजदूर का विकास नहीं हुआ। कलाकारों का कोई विकास नहीं हुआ है। बच्चे बड़े हैं, बच्चे बड़े हैं, इसका परिवार ही बड़ा है। रत्न कलाकारों का विकास हुआ है लेकिन परिवार के हिसाब से। हाँ, एक रत्न डायमंड वर्कर जो है ना, उनके सिर्फ बच्चे बड़े हुए हैं, उनका विकास नहीं हुआ है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, क्या बोला आपने? रत्न कलाकारों के बच्चे बड़े हुए हैं, बाकी विकास नहीं हुआ है कुछ भी। अच्छा, एक मिनट ये बताओ, जैसे ठीक है आप इतने गुस्से में बोल रहे हो, लेकिन सूरत में 16 सीटें, सूरत जिले में, ठीक है, 15 सीटें 2017 में बीजेपी जीती, 2012 में भी 15 सीटें बीजेपी जीती। कहा जाता है कि जितने कारोबारी हैं, जितने यंगस्टर, बहुत बड़ी तादाद में, हर तरह के बिजनेस में जुड़े हुए लोग, धंधा पानी वाले लोग, ज़्यादातर लोग बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी जीतती है। तो भाई आपकी नाराज़गी जैसी है, क्या उसका असर होगा? असर तो नहीं होगा सर जी, लेकिन पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। एक बार महेश भाई सवानी आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था, तब केजरीवाल के सामने ये शब्द बोले थे कि मेरे को गोली मार देंगे, मैं आम आदमी का खेस पहना है, मेरे को गोली मार देंगे। होगा क्यों नहीं होगा? और आम आदमी पार्टी छोड़ा, तब उसने केजरीवाल के सामने ये प्रश्न रखा कि मैं परिवार के हिसाब से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ रहा हूँ। अभी क्यों भाजपा की रैली में जा रहे हो? धीरूभाई गजेरा एक दिन कितनी गालियां दे रहे थे मोदी जी को, आज खुद उसका खेस पहन के सभी सभा में जा रहे हैं। हार्दिक पटेल वो शब्द बोला था, जिसकी माँ ने धावन वो पिया है वो भाजपा में जाएगा। अभी क्यों उसकी दल्ले पे बैठ गया है? वो तो पास का आदमी था, उसमें एक ही आदमी है लालजी भाई पटेल, जो पाटीदार का खरा खुरा आदमी निकला है, खुद अपनी ऑफिस खोल के पास के नाम है, जिंदा है अभी तक। तो ये बताओ, इधर जो चुनाव इस बार हो रहा है, जहाँ यहाँ हम हैं सूरत नॉर्थ में, बगल में ही है, कौन धाम बोलते हैं? उमिया धाम। नहीं, जो जहाँ से कौन धाम? कतारगाम, भूल जाता हूँ यार, कतारगाम, हाँ, और उसके बाद वारछा, वाराछा, और आसपास जो भी सीटें, जिसमें कई जगह आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस तो पहले से लड़ती ही रही है, हालांकि एक ही सीट कांग्रेस को पिछली बार मिली थी, अगर मुझे याद है शायद मांडवी, हाँ सही है, वही था, हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है यहाँ सूरत में? अरे साहब, आप तो मीडिया वाले हैं, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाजपा आए, कांग्रेस आए, आम आदमी आए, रत्न कलाकारों सुने, वो हमारे लिए नेता, वो हमारा सेठ, वो हमारा भगवान। बाकी हमको सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, हमको एक ही प्रश्न है, रत्न कलाकारों की कोई सुनो। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष, विरोध पक्ष कहीं ना कहीं रत्न कलाकारों की आवाज़ दबा देते हैं। पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन हम भी चाहे किसी को खरीद लेंगे, तो हमारे पास कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, इसलिए हमको कुछ नहीं किया जाता है, हमारा केस कहीं ना कहीं दबाया जाता है। लेकिन आपके दो गुजराती जो हैं, जो देश पर राज कर रहे हैं, राज करेंगे ना, राज करेंगे, और दो गुजराती की मेहनत से वो आज इधर गए हैं। अच्छी बात है। अभी बाटला 1100 रुपया है, वो नहीं देखता है कि मेरे गुजराती ने मेरे को वोट दिया है, 96 रुपया 100 रुपया पेट्रोल का लिया है। दिल्ली में बैठे हैं तो अभी क्या बात किया? और दो गुजराती जो है वो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी और अडानी, अब तो दुनिया में उनका नाम चल रहा है, तो ये खुश होना चाहिए। दो गुजराती देश चला रहे हैं, दो गुजराती कारोबार में, वो तो सब में नाम कमा। मैं आपको पहले भी बोला हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, सब मिली भगत चल रही है, सब मिली भगत चल रही है। चलो आखिर में एक बार फिर से नाम बता दो। मेरा नाम कांतिलाल बच्चूभाई डांगोदरा, जूना उगला गांव, गिर सोमनाथ जिला, और रहने का सूरत में। किसी को तकलीफ हो तो मेरे को आको मिलने का। आप यहाँ हीरा कारोबार से जुड़े हो? हाँ, मैं रत्न कलाकारी हूँ एक, अभी तक 25 साल से हीरे में हूँ, अभी 25,000 ही पहुँचा हूँ सर। और अभी 200 रुपया भी सबका कटता है, मजदूर का 200 रुपया क्यों काटते हो? सरकार के चोपड़े में 3,000 रत्न कलाकार बोलते हैं, 200 रुपया उधर कट जाता है, और 7 लाख रत्न कलाकार काम कहते हैं, कितना पैसा जेब में जाता है? ये बात सरकार को ऐसे गंभीरता से सोचनी चाहिए कि जब हीरा कारोबार से जुड़े जो कारोबारी हैं, जो सेठ हैं, जो धन्ना सेठ हैं,
जो जौहरी हैं, जिनकी दुकानें हैं, शोरूम है, दुनिया भर में हीरा एक्सपोर्ट करते हैं। शुरू में मैंने दो ऐसे हीरा कारोबारी नहीं, दो कलाकार का भी नाम लिया, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, उनका भी रिश्ता सूरत से रहा। वो अरबों कमाते हैं और ये जो कामगार जो तराशते हैं, जो हीरा की प्रोसेसिंग करते हैं, घिसते हैं, उनकी स्थिति है 25 साल में 25,000 पर पहुँचे। और जो लेबर लॉज, लेबर एक्ट के मुताबिक जो उन्हें न्यूनतम सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिलती है। इनका कहना ज़्यादातर फैक्ट्री जो मालिक है, नहीं घिसी, कहीं चामड़ी नहीं घिसी, 9,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। किसी का कुछ उखाड़ लिया? कुछ नहीं। नीरव मोदी क्या किया सरकार ने? मैं काला धन वापस लाऊंगा, लेकिन मजदूर का, गरीब का काला धन लाएगा, पैसा वाला का नहीं सर। ये नाराज़गी समझ में आती है आपकी। चलिए, तो अब लगता है कि सरकार आपकी सुनेगी। लंबी डिमांड लिस्ट है, आज तक अगर नहीं हुआ 50, 60, 70 साल से, तो अब कैसे होगा? अभी हमने चुनाव के समय में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ऐसा कहा था कि यदि आप लोग हमारी मांग स्वीकार करने का लिखित हमें देते हो तो हमारा समर्थन आपको मिलेगा। यदि लिखित नहीं देते हो तो हम पूरे के पूरे डायमंड वर्कर्स जो है वो सभी पॉलिटिकल पार्टियों का बहिष्कार करेंगे और अपना जो वोट है वो नोटा में देंगे। पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हमें लिख करके ये दिया है कि हमारी सरकार यदि बनती है तो आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान सरकार बनते ही हम करेंगे। तो मतलब बीजेपी, नो वोट फॉर बीजेपी जैसा है आप लोगों का? हाँ, वैसा ही है। हाँ, और एक मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ। जो डायमंड सिटी बोलते हैं यहाँ गुजरात में, हाँ। डायमंड सिटी पूरे विश्व में जो सूरत का नाम रोशन किया रत्न कलाकार, उसका जीवन अंधेरा क्यों है? इसका जीवन में अंधेरा क्यों है? इसका बहुत बड़ा प्रश्न है कि यहाँ लेबर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट का कुछ पालन नहीं हो रहा है। कुछ पालन तो नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ प्रोफेशनल टैक्स नाम का जो 200 रुपये हर महीने रत्न कलाकार के अकाउंट से कट रहा है, जो हकीकत में वो मालिक को भरना चाहिए वो रत्न कलाकार के पास से कट रहा है। वो बहुत बड़ा अन्याय है। वो ये इन्होंने कहा, सुन लिया मैंने, सही आप कह रहे हो। हाँ सर, जो मिली भगत बोल रहे हैं ना, ये अभी सभी डायमंड वर्कर है ना, उसको एक टाइम का खाना मिलना चाहिए। जो कायदा है ना, उसके मुझे एक टाइम का खाना मिलना चाहिए, बच्चे का शिक्षण फ्री होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। लेकिन वो कुछ कायदा जो नहीं है ना, उसकी वजह से। और वो भाई बोल रहे थे ना मिली भगत का मतलब क्या है? मिली भगत का मतलब ये है कि जो सरकार इसके खिलाफ कायदे का जो कानून लाएगी 200 रुपया या प्रोविडेंट एक्ट का, तो वहाँ से सरकार को फंड मिलता है ये चुनाव लड़ने के लिए, वो सब बंद हो जाएगा। इसकी वजह से सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती है। बस यही है। चुनाव का फंड, हाँ, ये एक बात सही कही। जैसे किसी ने कहा रेड राज, या रेड राज मतलब छापे का डर, सीबीआई, ईडी का डर, इनकम टैक्स का डर। तो जितने ये अरबपति, कारोबारी, धन्ना सेठ हैं, सबका कनेक्शन बीजेपी से, सत्ताधारी दल से है। लेन देन का भी रिश्ता है, चुनाव फंड में कुछ देने, ऑब्लाइज करने का भी रिश्ता है, बदले में संरक्षण का भी रिश्ता है। यही आरोप ये कारोबारी, ये कामगार लगा रहे हैं, रत्न कलाकार, कि जो धन्ना सेठ हैं वो उन्हें बीजेपी का या सरकार का संरक्षण है, और जो रत्न कलाकार हैं, जो कामगार हैं, जो हीरे में चमक पैदा करते हैं, उनकी मुश्किल और मुसीबत 20 साल पहले जैसी थी वैसी आज भी है। न ज़्यादा पैसे मिलते हैं, न बुनियादी सुविधाएं मिलती है, न लेबर एक्ट के मुताबिक उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए न वो मिलती है, न किसी तरह की गारंटी है। तो फिलहाल सूरत के इस चौक चौराहे से बहुत सारे लोग इसमें जमा हो गए। यहाँ से इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके से, क्योंकि अभी गुजरात में चुनाव है। 1 तारीख और 5 तारीख को फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। बहुत सारे लोग जाइए, अब आप काम करिए। नमस्कार।